Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study figure of speech. First figure of speech is simile. In a simile, two things which are completely unlocked are compared with each other. A simile is introduced by words such as like, so, as, etc. Example, the flower is as pretty as a picture. तो जो simile होती है उसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और इसे एज, लाइक और सो इन वर्ड से पहचाना जाता है. और एग्जांपल है कि फूल जो है वो इतना सुंदर है जैसे कि एक पिक्चर. तो यहाँ पे फूल और पिक्चर का कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली है. सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. मेटाफर इज एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली इन विच द वर्ड्स लाइक एज आर अवॉइडेड. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लाइक अ जाइंट सिमिली एंड ही इज़ अ जाइंट मेटाफर. तो जो मेटाफर होता है वो इम्प्लाइड सिमिली होती है और इसमें जो ये वर्ड्स हैं लाइक एज, सो, ये नहीं यूज़ होते. जब भी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि ये सेंटेंस है कि ही इज़ लाइक अ जाइंट, कि वो जाइंट की तरह है, तो यहाँ पे सिमिली है. और अगर हम बोलें कि ही इज़ अ जाइंट तो ये मेटाफर हुआ. थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. In personification, non-living things, abstract ideas or qualities are mentioned as humans or living things. For example, angry clouds surrounded the island. Personification में क्या होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया जाता है. जैसे कि इस सेंटेंस में कि एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड, की मतलब जो गुस्से से भरे हुए क्लाउड्स हैं उन्होंने आइलैंड को मतलब चारों तरफ से घेर लिया. तो अब क्लाउड्स तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एंग्री वर्ड यूज़ करके दिखाया गया कि वो गुस्से में है, तो मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया गया. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रॉफी. In this figure of speech, the writer mentions the absent or inanimate object as alive and writes about them. For example, well, hello jet plane. तो इस figure of speech में कोई भी ऐसी चीज़ जो absent हो या फिर inanimate हो उसे मतलब alive दिखाया जाता है और जो राइटर है उसके बारे में लिखता है. जैसे कि ये लाइन है कि हेलो जेट प्लेन, तो यहाँ पे जो जेट प्लेन है वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन वो जो राइटर है यहाँ पे उससे कह रहा है कि हेलो जेट प्लेन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है. फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन. An oxymoron is when two words are used together in a sentence but they seem to be in contrast with each other. An oxymoron willingly uses two different ideas. ऑक्सीमोरॉन में एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट मतलब इस्टेब्लिश हो. फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ बिटर स्वीट. तो इस सेंटेंस में बिटर का मतलब थोड़ा ख़राब या फिर मतलब कड़वा टाइप, और स्वीट का मतलब थोड़ा मीठा मतलब अच्छा. तो लाइफ क्या है, बिटर भी है और स्वीट भी, तो दोनों वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक ही सेंटेंस में आए और एक ही चीज़ के बारे में बोले गए, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है. सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल. Hyperbole is when you use the words to exaggerate what you mean or emphasize the point. It is used to make something seem bigger or more important than it actually is. For example, it has been ages that I have had a proper meal. Hyperbole में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को मतलब बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, और जितने की वो एक्चुअली में कोई भी चीज़ होती है उससे ज़्यादा उसे बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है. जैसे कि ये सेंटेंस है कि मैंने कई एजेस से प्रॉपर मील नहीं खाया है. तो अब कई एजेस तक तो इंसान भूखा रह नहीं सकता, तो मतलब भूख को ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ये बोला गया कि कई एजेस से मैंने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे हाइपरबोल है. सेवेंथ फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन is the series of words which commence with the same letter. Alliteration consists of the repetition of a sound or a letter at the beginning of two or more words. Example, dirty dolphin dove across the ocean. Alliteration में क्या होता है कि कई सारे वर्ड्स सेम लेटर से या सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं एक ही सेंटेंस में. जैसे कि ये है कि डर्टी डॉल्फिन डोव अक्रॉस द ओशन, तो इसमें जो डी मतलब डर्टी में भी डी आया, स्टार्टिंग में डॉल्फिन में भी डी और डोव में भी डी, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है. 8th फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपोइया. Onomatopoeia is the figure of speech where the words is used to describe a sound. When we explain any action by putting the sounds into language, it is known as onomatopoeia. Example, I could hear the leaves rustling and wind howling. मतलब जब हम साउंड्स को वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है. जैसे कि सेंटेंस है कि मैं सुन सकता हूँ पत्तों की वो आवाज़ नहीं होती, रसलिंग की आवाज़ होती है, और विंड की आवाज़ मैं सुन सकता हूँ. तो यहाँ पे विंड की आवाज़ और पत्तों की आवाज़ को रसलिंग और हॉलोइंग से शो किया है, तो यहाँ पे ओनोमेटोपोइया है. 9th फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी. Irony is a form where the literal meaning is completely opposite to what is conveyed by the author or the poet. Example, will go on prancing proud and unafraid. Tigers are much stronger than the woman who created them. तो irony वो फिगर स्पीच होती है जिसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसकी लिटरल मीनिंग बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट होती है उस मीनिंग से जो ऑथर बताना चाहता है. जैसे कि ये सेंटेंस आया है कि मतलब आंट जेनिफर्स टाइगर्स से, कि मतलब जो टाइगर्स हैं वो मतलब प्रांस करते रहेंगे, अनअफ्रेड और प्राउड, है ना. तो यहाँ पे टाइगर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और वुमेन जिसने उन्हें क्रिएट किया उसे वीक दिखाया है. तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किएंगे उनकी लिटरल मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है जो ऑथर कन्वे करना चाहता है. 10th figure of speech is repetition. Repetition, in this figure of speech there is a repetition of a word in a sentence. Example, it was so unexpected. तो repetition क्या होता है, एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड कई बार आता है. जैसे ये सेंटेंस है, it was so expected, तो यहाँ पे so 2 बार आया, तो यहाँ पे repetition है. 11th figure of speech is refrain. There is a repetition of a line in a stanza in this figure of speech. मतलब इस figure of speech में
कि एक ही लाइन को कई बार मतलब लिखा जाता है एक ही स्टैंजा में। जैसे एग्जांपल है, एंड हर ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, दिस लाइन गेट्स रिपीटेड मैनी टाइम्स इन द पोएम कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये जो लाइन है कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम में कई बार आई है, तो यहाँ पे रिफ्रेन है। 12th फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी, व्हेन वर्ड्स हैव देयर सिंबॉलिक मीनिंग it is known as imagery. Example, whales are symbolic of poor suppressed people and fishermen word symbolizes people in power keeping quiet. जैसे इमेजरी वो होती है, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में उनकी सिंबॉलिक मीनिंग होती है, मतलब किसी वर्ड का कुछ और मीनिंग होता है। जैसे कि ये जो कीपिंग क्वाइट में वो लाइन आई थी फिशरमैन वाली कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को हर्ट नहीं करेंगे, तो जो फिशरमैन है उनका मतलब है पावरफुल पीपल से और वेल का मतलब है वीक पीपल से, तो यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है, यहाँ पे इसलिए इमेजरी है। 13th फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्डोज। Synecdoche occurs when a part is represented by the whole or conversely after the whole is represented by the part. Example है brothers equal to brotherhood. तो सिनेक्डोज में क्या होता है कि कोई भी पूरा मतलब कोई भी पूरी चीज़ किसी एक पार्ट से रिप्रेजेंट की जाती है या पूरा पार्ट किसी मतलब कोई एक छोटा पार्ट पूरी चीज़ से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि कीपिंग क्वाइट में ये लाइन आई थी, वो ब्रदर्स वर्ड यूज़ किया गया था, तो ब्रदर्स वर्ड यूज़ किया था ब्रदरहुड के लिए, तो यहाँ पे सिनेक्डोज है। 14th figure of speech is antithesis. Antithesis literally means opposite. It is a pair of statement or imagery in which the one reverses the other. The pair is written with a similar grammatical structure to show more contrast. For example, to err is human, to forgive divine. मतलब एंटीथेसिस में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जिनकी मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिससे मतलब कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश हो। जैसे कि ये सेंटेंस है कि टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ पे कि मतलब इसका मतलब है कि गलती करना ह्यूमन क्वालिटी है और माफ़ करना भी ह्यूमन क्वालिटी है। तो गलती करना और माफ़ करना दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के लिए, मतलब ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे एंटीथेसिस है। 15th फिगर ऑफ स्पीच इज एल्यूजन. Allusion is a reference, typically brief, to a person, place, thing, event, or other literary word with which the reader is presumably familiar. Example: if I am not home by midnight, my car might turn into a pumpkin. Cinderella. तो allusion में क्या होता है कि किसी फेमस चीज़ या पर्सन या प्लेस या इवेंट के बारे में मतलब बताया जाता है, जिससे जो रीडर होता है वो पहले ही फैमिलियर होता है। जैसे कि ये जो सेंटेंस आया कि मतलब मैं अगर मिडनाइट तक नहीं पहुंचा तो मेरी कार जो है पंपकिन में टर्न हो जाएगी, तो ये जो पंपकिन वाली बात है ये सिंड्रेला में आई थी कि पंपकिन को कैरेज में ट्रांसफॉर्म किया गया था, तो यहाँ पे एल्यूजन है। 16th figure of speech is enjambment. Enjambment is a term used in poetry to refers to lines that end without punctuation and without completing a sentence or clause. The poet continues a sentence beyond the end of the line into a subsequent line or lines. Example: its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us. ये A Thing of Beauty से ली गई ये लाइन। तो enjambment में क्या होता है कि जो पोएट हैं या जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को मतलब कई लाइन्स में डिस्क्राइब करते हैं और किसी भी सेंटेंस को बिना मतलब किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन नहीं होता, वो मतलब कई लाइन्स में एक्सप्रेस की जाती है वो पूरी बात। तो एंजॉयमेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे एक ही चीज़ को कई लाइन्स में डिस्क्राइब किया जाए और पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ ना किया जाए। 17th figure of speech is transferred epithet. In transferred epithet, an adjective qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing. The adjective is transferred from the noun it is meant to describe to another noun in the sentence. Example: I had a wonderful day. The day is not wonderful itself. The speaker had a wonderful day. The wonderful describes the kind of day the speaker experienced. ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, एक एडजेक्टिव का यूज़ होता है कि लेकिन जिस पर्सन या जिस चीज़ के लिए वो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो उसे डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि किसी दूसरी चीज़ या पर्सन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये जो सेंटेंस है कि मैंने एक वंडरफुल डे बिताया, तो यहाँ पे डे वंडरफुल नहीं है, बल्कि वो जो स्पीकर है उसने मतलब एक अच्छा दिन बिताया, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए वंडरफुल वर्ड का यूज़ हुआ है, ना कि डे को डिस्क्राइब करने के लिए। दैट इज इनफ फॉर दिस वीडियो. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अनदर चैप्टर और अनदर टॉपिक. टिल देन कीप स्टडीइंग. गुड बाय एंड थैंक यू. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन फॉर मी देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन.